आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था में भी हमने करों के प्रकार, भूमि के प्रकार और कृषि के बारे में अध्ययन किया, राजस्व प्रणाली का अध्ययन कर लिया है, उद्योग धंधों के बारे में अध्ययन किया है। हमारा अर्थव्यवस्था में जो चैप्टर चल रहा है वो है व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य में हम अध्ययन कर रहे थे व्यापार संतुलन भारतीयों के पक्ष में था। बर्नियर भी उल्लेख करता है कि भारत के विश्व के हर कोने में घूमने फिरने के पश्चात सोना चांदी भारत में दफन हो जाता है। भारत सोना चांदी का तहखाना है। इसी प्रकार हुंडी प्रणाली, बीमा, बैंकिंग आदि प्रणालियों के बारे में हमने चर्चा की है। इसके बाद व्यापार वाणिज्य में एक प्रणाली और प्रचलित थी जिसका नाम था ददनी प्रणाली। ददनी प्रणाली, ये ददनी प्रणाली क्या थी? यानी दस्तकारों को अग्रिम भुगतान दिया जाता था। दस्तकारों को अग्रिम भुगतान दिया जाता था। व्यापारी के द्वारा दस्तकार को अग्रिम धनराशि दी जाती थी। बदले में दस्तकार को व्यापारी की इच्छा के अनुरूप एवं नियत समय में ही कपड़ा तैयार करके देना पड़ता था। और ये जो ददनी प्रथा है ये 18वीं सदी में मुख्यतः गुजरात और बंगाल में प्रचलित थी। मुख्य रूप से गुजरात और बंगाल में प्रचलित थी। तो व्यापार वाणिज्य में हम चर्चा कर रहे हैं और इसमें अगला जो बिंदु है वो है ददनी प्रथा। देखिए, ये ददनी प्रथा क्या है? ददनी प्रणाली या ददनी प्रथा। एक तो ये 18वीं सदी में गुजरात और बंगाल में प्रचलित, 18वीं सदी में गुजरात व बंगाल में प्रचलित थी। जो ददनी प्रथा है वो 18वीं सदी में कहाँ प्रचलित थी? गुजरात और बंगाल में। इसका अर्थ क्या हुआ? दस्तकारों को अग्रिम भुगतान देना। दस्तकारों को अग्रिम भुगतान देना। दस्तकारों को अग्रिम भुगतान देना क्या कहलाया? ददनी प्रणाली। अब देखिए, इसे हम नोट कर लेते हैं। यानी व्यापारी द्वारा संविदा पर, व्यापारी द्वारा संविदा पर दस्तकार को अग्रिम धन दिया जाता था। धन दिया जाता था। बदले में दस्तकार को व्यापारी की इच्छा के अनुरूप व नियत समय में ही कपड़ा तैयार करना पड़ता था। तो ये है ददनी प्रथा। यानी नियत समय में ही कपड़ा तैयार करके देना पड़ता था। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये होगी आपकी ददनी प्रणाली या ददनी प्रथा। एक शब्द आता है कैंडी। कैंडी, कैंडी। तो गोवा में प्रचलित जो तौल की इकाई थी, गोवा में प्रचलित तौल की जो इकाई थी उसे क्या कहा गया? कैंडी कहा गया। तो गोवा में प्रचलित तौल की इकाई, गोवा में प्रचलित तौल की
इकाई। यानी मुगल काल में गोवा में जो तौल की इकाई प्रचलित थी उसे क्या कहा जाता था? कैंडी कहा जाता था। इसी प्रकार एक शब्द आता है आपका कोवाड़। कोवाड़ तो ये दक्षिण भारत में वस्त्रों की माप की इकाई थी। दक्षिण भारत में वस्त्रों के माप की इकाई। तो कैंडी तो गोवा में प्रचलित तौल की इकाई है और जो कोवाड़ है वो दक्षिण भारत में वस्त्रों के माप की इकाई होती थी। इसी प्रकार एक है आपका बहार। बहार एक माप तौल की इकाई है बहार, और अरब व्यापारियों के द्वारा समुद्र तट पर इसका प्रयोग किया जाता था। अरब व्यापारियों द्वारा समुद्र तट पर इस इकाई का प्रयोग किया जाता था। तो ध्यान रखना है, कैंडी गोवा में प्रचलित तौल की इकाई थी, कोवाड़ दक्षिण भारत में प्रचलित माप की इकाई यानी वस्त्रों से संबंधित है ये, और बहार अरब व्यापारियों द्वारा समुद्र तट पर इसका प्रयोग किया जाता था। इसी प्रकार थोक जो व्यापारी थे, थोक व्यापारी जो थोक व्यापारी थे उन्हें क्या क्या कहा जाता था? सेठ, बोहरा और मोदी। सेठ, बोहरा व मोदी। मुगल काल में जो थोक व्यापारी होते थे, थोक व्यापारियों को क्या कहा जाता था? सेठ, बोहरा व मोदी। और जो खुदरा व्यापारी होता था उसे वणिक कहा जाता था। खुदरा व्यापारी, जो खुदरा व्यापारी होता था उसे वणिक कहा जाता था, उसे वणिक कहा जाता था। तो ददनी प्रथा मुख्य रूप से ये गुजरात व बंगाल में प्रचलित थी। यानी दस्तकारों को अग्रिम भुगतान देना, व्यापारी द्वारा संविदा पर दस्तकार को अग्रिम धन दिया जाता था और बदले में दस्तकार को व्यापारी की इच्छा के अनुरूप और नियत समय में ही कपड़ा तैयार करना पड़ता था। कैंडी गोवा में प्रचलित तौल की इकाई, कोवाड़ दक्षिण भारत में वस्त्रों के माप की इकाई, बहार अरब व्यापारियों द्वारा समुद्र तट पर प्रयोग किया जाता था। थोक व्यापारी को सेठ, बोहरा व मोदी कहा जाता था और खुदरा व्यापारी को वणिक कहा जाता था। खुदरा व्यापारी को क्या कहा जाता था? वणिक। इसके बाद देखिए आयात निर्यात किस किस का होता था। सबसे पहले हम बात करें निर्यात, यानी मुगल काल में किन किन वस्तुओं का निर्यात होता था। तो निर्यात की यदि हम बात करें, वस्त्र, मसाले, सोरा, चीनी, अफीम। वस्त्र, मसाला, सोरा, अफीम, नील, मलमल, मुख्य रूप से इनका निर्यात किया जाता था। वस्त्र, मसाला, सोरा, अफीम, नील और मलमल, मुख्य रूप से इनका निर्यात होता था। और आयात की यदि हम बात करें, आयात किन किन वस्तुओं का किया जाता था? आयात में सोना, चांदी, शराब, घोड़े, सोना, चांदी, शराब और घोड़े। तो ये आयात निर्यात हो गया। निर्यात तो मुख्य रूप से वस्त्र, मैंने पहले भी बता दिया था आपको, सबसे प्रमुख जो उद्योग था वो वस्त्र उद्योग था और सबसे विदेशों को निर्यात की जाने वाली प्रमुख मद भी वस्त्र ही था। इसके अलावा मसाला, सोरा, अफीम, नील, मलमल और आयात में सोना, चांदी, शराब व घोड़े, क्योंकि घोड़ों का अच्छी नस्ल के घोड़ों का भारत में एक तरीके से
भारत में कमी देखने को मिलती है। इसीलिए अरबी नस्ल के जो घोड़े हैं, मुख्य रूप से अरबी ईरानी नस्ल के घोड़ों को वरीयता दी जाती थी, जिसका अध्ययन हम मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था में कर चुके हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक शब्द आता है खोजा और एक है बोहरा। खोजा व बोहरा, खोजा व बोहरा। ये जो खोजा और बोहरा है, ये मुस्लिम व्यापारियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध होते थे। मुस्लिम व्यापारियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध होते थे। मुस्लिम व्यापारियों में ये सर्वाधिक लोकप्रिय थे और ये विदेशी व्यापार में भी भूमिका निभाते थे, विदेशी व्यापार भी करते थे। तो जो मुस्लिम व्यापारियों में दो वर्ग हैं, एक तो है खोजा और एक है बोहरा। मुस्लिम व्यापारियों में इनका ये सर्वाधिक लोकप्रिय थे। मुस्लिम व्यापारियों में ये सर्वाधिक लोकप्रिय थे और ये विदेशी व्यापार भी किया करते थे। एक शब्द आता है बक्काल। जो अनाज के व्यापारी थे उन्हें बक्काल कहा गया। बक्काल, अनाज के व्यापारी, अनाज के व्यापारी। और स्थानीय व्यापार में बंजारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, ध्यान रखना है। तो बक्काल ये अनाज के अनाज के व्यापारी होते थे। मूरो, मूरो दक्षिण भारत में अरब व मुस्लिम व्यापारियों को मूरो कहा जाता था। दक्षिण भारत में अरब और जो मुस्लिम व्यापारी थे उन्हें मूरो कहा जाता था। इसी प्रकार एक है गंधवनिक। बंगाल के जो व्यापारी थे उन्हें गंधवनिक कहा जाता था। बंगाल के व्यापारी, बंगाल के व्यापारी किस नाम से प्रचलित है? गंधवनिक। इसी प्रकार चेट्टियार, कोरोमंडल तट के व्यापारियों को चेट्टियार कहा जाता था। चेट्टियार, ये कोरोमंडल तट के व्यापारी होते थे। कोरोमंडल तट के व्यापारी, कोरोमंडल तट के व्यापारी। इसी प्रकार एक है मापिल्ला, मालाबार तट के व्यापारी। मापिल्ला, ये मालाबार तट के व्यापारी थे। तो मालाबार तट के व्यापारी किस नाम से जाने जाते थे? मापिल्ला। कोरोमंडल तट के जो व्यापारी हैं उन्हें क्या कहा जाता था? चेट्टियार। दक्षिण भारत में चेट्टियारों का महत्वपूर्ण प्रभाव था या दक्षिण भारत के व्यापार में, दक्षिण भारत के व्यापार में चेट्टियों का प्रभाव था। चेट्टियों का प्रभाव था और स्थानीय व्यापार में बंजारों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। स्थानीय बाजार या स्थानीय व्यापार में, स्थानीय व्यापार में बंजारों की भूमिका थी। बंजारों की महत्वपूर्ण भूमिका थी स्थानीय बाजार में। तो एक तो हमने ददनी प्रणाली के बारे में देखा। कैंडी गोवा में प्रचलित तौल की इकाई। कोवाड़ दक्षिण भारत में वस्त्रों के माप की इकाई। बहार
अरब व्यापारियों द्वारा समुद्र तट पर इस इकाई का प्रयोग किया जाता था। थोक व्यापारी मुगल काल में सेठ, बोहरा व मोदी कहलाते थे। खुदरा व्यापारी वणिक कहलाते थे। निर्यात में मुख्य रूप से वस्त्र, मसाला, सोरा, अफीम, नील, मलमल और आयात में सोना, चांदी, शराब व घोड़े। खोजा व बोहरा, मुस्लिम व्यापारियों में खोजा व बोहरा व्यापारियों का सर्वाधिक योगदान था, इनका महत्वपूर्ण स्थान था, ये लोकप्रिय थे। विदेशी व्यापार में इनकी भूमिका होती थी। अनाज के जो व्यापारी हैं उन्हें बक्काल कहा गया, अनाज के व्यापारियों को बक्काल। मूरो, दक्षिण भारत में अरब व मुस्लिम व्यापारियों को, दक्षिण भारत में अरब व मुस्लिम व्यापारियों को मूरो कहा गया। गंधवनिक, बंगाल के व्यापारी गंधवनिक कहलाए। चेट्टियार, कोरोमंडल तट के व्यापारी। मापिल्ला, मालाबार तट के व्यापारी। दक्षिण भारत के व्यापार में चेट्टियों का प्रभाव था और स्थानीय व्यापार में बंजारों की भूमिका हुआ करती थी। स्थानीय जो बाजार होते थे उनमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती थी? बंजारों की। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, औरंगजेब ने हिंदू व्यापारियों से 5% और मुस्लिम व्यापारियों से 2.5% चुंगी वसूल की थी। देखिए भेदभाव देखने को मिल रहा है। तो औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने हिंदू व्यापारियों से 5%, औरंगजेब ने हिंदू व्यापारियों से 5% तथा मुस्लिम व्यापारियों से 2.5% चुंगी वसूल की थी। हिंदू व्यापारियों से 5% और मुस्लिम व्यापारियों से 2.5% चुंगी वसूल की औरंगजेब ने। इसके बाद हम मुगल काल के कुछ व्यापारी हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। प्रमुख व्यापारी, मुगल काल के प्रमुख व्यापारी, मुगल काल के प्रमुख व्यापारी। प्रमुख व्यापारियों में सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोमंडल तट के व्यापारी कौन कौन थे? कोरोमंडल तट, सबसे पहले हम बात करें नंबर 1 कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट के प्रमुख व्यापारी कौन कौन हैं? देखिए, मलय चेट्टी, सुनकाराम चेट्टी, सुनकाराम चेट्टी, और एक है काशी गिरन्ना, काशी गिरन्ना। ये कोरोमंडल तट के प्रमुख व्यापारी थे। तो हम मुगल काल के प्रमुख व्यापारियों की बात करें, कोरोमंडल तट के प्रमुख व्यापारी कौन कौन है? मलय चेट्टी, सुनकाराम चेट्टी और काशी गिरन्ना। और काशी गिरन्ना, इनका संबंध कहाँ से था? कोरोमंडल तट से। इसी प्रकार सूरत के कौन कौन से व्यापारी थे? जैसे हम बात करें नंबर 2 सूरत के व्यापारी, सूरत के कौन कौन से प्रसिद्ध व्यापारी थे? जैसे नंबर 1 है अब्दुल गफ्फूर, अब्दुल गफ्फूर। देखिए इसका जो व्यापार था ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के बराबर था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बराबर इसका व्यापार था, EIC के बराबर इसका व्यापार था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बराबर किसका व्यापार था? अब्दुल गफ्फूर का, जो कहाँ का व्यापारी था? सूरत का व्यापारी था। इसी प्रकार अहमद चेलाबी, अहमद चेलाबी और वीरजी बोहरा, अहमद चेलाबी,
अहमद चेलाबी और एक है वीर जी बोहरा। ये जो वीर जी बोहरा थे ये उस समय विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति थे। शाहजहाँ के समकालीन थे ये, शाहजहाँ के समकालीन या शाहजहाँ के समय, शाहजहाँ के समय ये विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति थे। विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति, विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन थे? वीर जी बोहरा। तो कोरोमंडल तट के व्यापारी मलय चेट्टी, सुनकाराम चेट्टी, काशी गिरन्ना, सूरत के व्यापारी अब्दुल गफूर, अहमद चेलाबी, वीर जी बोहरा और गोलकुंडा का व्यापारी था मीर जुल्मा। गोलकुंडा की यदि हम बात करें नंबर 3, गोलकुंडा। गोलकुंडा का जो प्रसिद्ध व्यापारी था वो कौन था? मीर जुमला, मीर जुमला। ये गोलकुंडा का प्रमुख व्यापारी था। तो कोरोमंडल तट के, सूरत के, गोलकुंडा के अन्य व्यापारी की बात करें हम, अन्य व्यापारी हीराचंद साहू व माणिक चंद। अन्य व्यापारी एक तो था आपका हीराचंद साहू और एक है माणिक चंद। हीराचंद साहू और एक है माणिक चंद, ये अन्य व्यापारी थे। तो दोस्तों ये हमने व्यापार वाणिज्य के बारे में कंप्लीट अध्ययन कर लिया है। इसके बाद मुगल कालीन अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण पार्ट आपका बचा हुआ है और वो है मुगल कालीन सिक्के। मुगल कालीन सिक्के किस शासक के शासनकाल में कौन कौन से सिक्कों का प्रचलन था। तो इसके बाद अपना अर्थव्यवस्था में अंतिम जो टॉपिक बचता है वो है मुगल कालीन सिक्के। आइए अब हम बात करते हैं मुगल कालीन कौन कौन से सिक्के थे, कौन सा सिक्का सर्वाधिक प्रचलित था, किसके समय कौन से सिक्के प्रचलित किए गए थे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला जो अपना पार्ट बचा हुआ है अर्थव्यवस्था में, मुगल कालीन सिक्के। मुगल कालीन सिक्के, एक तो यहाँ के जो सिक्के थे उसमें मुख्य रूप से सोना, चांदी व तांबा के सिक्के जारी हुए। मुगल कालीन जो सिक्के हैं सोना, चांदी व तांबा के सिक्के जारी हुए। मुख्य रूप से जो सिक्के होते थे गोल या वृत्ताकार होते थे, जैसे इलाही सिक्का। मुख्य रूप से जो सिक्के होते थे गोल या वृत्ताकार होते थे, इसका उदाहरण है इलाही सिक्का। लेकिन चौकोर सिक्कों का भी प्रचलन था, जैसे जलाली सिक्का। तो सोना, चांदी व तांबे के सिक्के जारी हुए। मुख्यतः गोल और वृत्ताकार, गोल अथवा वृत्ताकार सिक्के थे, जैसे इलाही सिक्का। चौकोर सिक्कों का भी प्रचलन था, चौकोर सिक्कों का भी प्रचलन था, जैसे जलाली सिक्का। दरोगा, टकसाल का जो अधिकारी था, यानी सिक्के कहाँ ढाले जाते थे? टकसाल में। सिक्के टकसाल में ढाले जाते थे और टकसाल का जो अधिकारी होता था उसे दरोगा कहा जाता था। देखिए जो सिक्के होते थे, एक तो सिक्के पर टकसाल का नाम, ढलाई वर्ष अंकित होता था। सिक्के पर टकसाल का यानी कौन सी टकसाल में सिक्का तैयार हुआ है और उस सिक्के पर ढलाई वर्ष यानी ये सिक्का कब ढाला गया वो अंकित होता था। सर्वाधिक जो टकसालें हैं वो किसके समय थी? औरंगजेब के समय थी। सर्वाधिक टकसालें औरंगजेब के समय थी। 5.6% पारिश्रमिक देकर कोई भी व्यक्ति सिक्के ढलवा सकता था मुगल काल में, यानी 5.6% पारिश्रमिक देकर के कोई भी व्यक्ति सिक्के ढलवा सकता था। तो सोना, चांदी, तांबा के सिक्के जारी हुए। मुख्यतः गोल या वृत्ताकार सिक्के होते थे, जैसे इलाही सिक्का। चौकोर सिक्कों का भी प्रचलन था, जैसे जलाली सिक्का। दरोगा, टकसाल का जो अधिकारी होता था वो दरोगा कहलाता था। सर्वाधिक जो टकसालें हैं वो औरंगजेब के समय थी। 5.6% पारिश्रमिक देकर कोई भी व्यक्ति टकसाल से सिक्के ढलवा सकता था। अब हम अलग अलग शासकों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें बाबर। बाबर के समय दो प्रसिद्ध सिक्के हैं, शाहरुख एवं बाबरी।
बाबर के समय दो प्रसिद्ध सिक्के हैं, शाहरुख एवं बाबरी। शाहरुख जो सिक्का है वो काबुल में, और बाबरी सिक्का कहाँ प्रचलित किया, कंधार में। बाबर के समय दो सिक्के हैं, शाहरुख काबुल में और बाबरी कंधार में। शेरशाह सूरी, चांदी का रुपया नामक जो सिक्का है, ध्यान रखना है, चांदी का रुपया नामक सिक्का किसकी देन है, शेरशाह सूरी की देन है। और इन्होंने तांबे का जो सिक्का चला है वो क्या कहलाया, पैसा। चांदी का जो सिक्का चला है वो क्या कहलाया, रुपया। तो रुपया नामक सिक्का भारतीय इतिहास में किसकी देन है, शेरशाह सूरी की देन है। रुपया नामक सिक्का अंग्रेजों ने भी इसको अपनाया था। तो शेरशाह ने कौन कौन से सिक्के जारी किए, चांदी का रुपया और तांबे का सिक्का था, वो कौन सा है, पैसा। और ये कितने ग्रेन का, 180 ग्रेन। इसमें 175 ग्रेन शुद्ध चांदी होती थी, शुद्ध चांदी 175 ग्रेन। टोटल इसका वजन कितना था, 180 ग्रेन। तो बाबर, शाहरुख और बाबरी, शेरशाह सूरी, रुपया और पैसा। रुपया चांदी का और पैसा तांबे का। अब हम अकबर की बात करें, मुगल कालीन मुद्रा प्रणाली को व्यवस्थित रूप किसके द्वारा दिया गया, या मुगल कालीन मुद्रा प्रणाली को व्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय किसे दिया जाता है, अकबर को। अकबर ने 1577 को दिल्ली में एक शाही टकसाल की स्थापना करवाई, जिसका प्रधान किसको बनाया गया, ख्वाजा अब्दुस समद को। 1577 को अकबर के द्वारा दिल्ली में शाही टकसाल स्थापित की गई, जिसका प्रधान कौन था, ख्वाजा अब्दुस समद। इसी प्रकार अकबर के समय जो और टकसालें थी, जैसे टोडरमल बंगाल टकसाल का प्रमुख था, ख्वाजा मंसूर जौनपुर टकसाल का प्रमुख था, और मुजफ्फर खां लाहौर टकसाल का प्रमुख था। तो 1577 को जो दिल्ली में शाही टकसाल स्थापित की गई थी, उसका प्रमुख या उसका प्रधान कौन था, ख्वाजा अब्दुस समद। इसी प्रकार बंगाल में टोडरमल, जौनपुर में ख्वाजा मंसूर और मुजफ्फर खां को कहाँ का प्रमुख बनाया गया, यानी किस टकसाल का प्रमुख बनाया गया था मुजफ्फर खां को, लाहौर। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला, मुगल काल में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला मुगल शासक कौन हो गया, अकबर। इसी प्रकार सबसे पहले आकृति युक्त सिक्के चलाए। यद्यपि सिक्कों पर अपनी खुद की जो आकृति अंकित करवाएगा वो जहांगीर आएगा, सिक्कों पर यानी बादशाह की आकृति अंकित करवाने वाला शासक कौन आएगा, जहांगीर। लेकिन मुगल काल में सबसे पहले आकृति युक्त सिक्के जारी करने का श्रेय किसे दिया जाता है, अकबर को। इन्होंने अपने सिक्कों पर राम सीता की मूर्ति लगवाई थी, राम सीता की मूर्ति अंकित करवाई। देवनागरी में सिक्कों पर राम सिया शब्द लिखवाया। तो ध्यान रखना है, मुगल कालीन वह शासक जिसने राम सीता से संबंधित या राम सीता के सिक्के जारी किए थे वो कौन हो जाएगा, अकबर। देवनागरी में इसने राम सिया लिखवाया और इसने अपने सिक्कों पर अल्लाह अकबर व जल्ले जलाल हूँ अंकित करवाया था। सिक्कों पर सूर्य व चंद्रमा की महिमा वर्णित है और सिक्कों पर साल हजारी यानी इस्लाम की मोहर लगवाई। इन्होंने अपने सिक्कों पर साल हजारी यानी इस्लाम की मोहर लगवाई थी। एक बार पुनः देखिए, मुगल कालीन मुद्रा प्रणाली को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे दिया जाता है, अकबर को दिया जाता है। अकबर ने 1577 ईस्वी को दिल्ली में शाही टकसाल स्थापित की और जिसका प्रधान किसे बनाया गया, ख्वाजा अब्दुस समद को। ख्वाजा अब्दुस समद। टोडरमल ये बंगाल टकसाल का मुखिया है, ख्वाजा मंसूर ये जौनपुर टकसाल का मुखिया और मुजफ्फर खां को लाहौर टकसाल का मुखिया या प्रमुख बनाया गया था। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, सर्वप्रथम आकृति युक्त सिक्के जारी किए, सिक्कों पर राम सिया की मूर्ति अंकित करवाई, देवनागरी में राम सिया शब्द लिखवाया, सिक्कों पर अल्लाह अकबर व जल्ले जलाल हूँ अंकित करवाया। इसके सिक्कों पर सूर्य व चंद्रमा की महिमा वर्णित है और सिक्कों पर साल हजारी यानी इस्लाम की मोहर लगवाई। सिक्कों पर साल हजारी अथवा इस्लाम की मोहर लगवाई। तो ये कुछ सिक्कों से संबंधित, मुगलकालीन सिक्कों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे अकबर के समय कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनके समय कौन कौन से सिक्कों का मुख्य रूप से प्रचलन था। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम मुगलकालीन सिक्कों की बात करें। मुगलकालीन सिक्कों में अकबर का हम अध्ययन कर रहे थे। तो सबसे पहले आकृति सिक्के चलाए। सबसे पहले सोने का सिक्का अकबर ने जारी किया, राम सीता की मूर्ति अंकित करवाई, देवनागरी में राम सिया लिखवाया और 1577 में शाही टकसाल की स्थापना दिल्ली में की गई थी। जबकि सर्वाधिक जो टकसालें हैं वो औरंगजेब के समय थी। मुगल काल में सर्वाधिक टकसालें किसके समय थी, औरंगजेब के समय। अब मुगल काल में जो सिक्के प्रचलित थे उन सिक्कों का
अध्ययन कर रहे हैं। जैसे अकबर की बात करें तो अकबर के समय मुगल काल में सर्वाधिक प्रचलित जो सिक्का था वो था मुहर। अकबर के काल में सर्वाधिक प्रचलित या मुगल काल में सर्वाधिक प्रचलित जो सिक्का था वो कौन सा था? मुहर। ये सोने का सिक्का होता था। मुगल काल में सोने का सिक्का भी सबसे पहले किसने जारी किया था? अकबर ने जारी किया था। तो ये सोने का सिक्का होता था, इसका वजन 169 ग्राम था और जो एक मुहर है वो 9 रुपए के बराबर थी। और आपको पता हो भारत में रुपया नामक जो सिक्का है वो शेरशाह सूरी की देन है। भारत में रुपया नामक सिक्का किसकी देन है? शेरशाह सूरी की। इसके बाद इलाही, ये भी सोने का सिक्का था और इसका जो मूल्य है वो 10 रुपए के बराबर होता था। इलाही जो सिक्का है इसका मूल्य 10 रुपए के बराबर होता था। तो मोहर मुगल काल में सर्वाधिक प्रचलित जो सिक्का था वो मोहर था। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल काल में सर्वाधिक प्रचलित सिक्का कौन सा था? मोहर। अकबर ने चलाया, सोने का सिक्का था, 169 ग्राम वजन था। एक मोहर 9 रुपए के बराबर। एक मुहर कितने रुपए के बराबर था? 9 रुपए के बराबर। इलाही ये सोने का सिक्का था और ये कितने रुपए के बराबर था? 10 रुपए के बराबर। संसब, ये जरूर याद रखना है आपको। संसब, इसे शहंशाह भी कहा जाता था। ध्यान रखना है, इसे शहंशाह भी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा सोने का सिक्का, देखो दोनों में अंतर है। सर्वाधिक प्रचलित सोने का जो सिक्का था वो तो था मुहर। सर्वाधिक मुगल काल में सर्वाधिक प्रचलित तो था मुहर, लेकिन सबसे बड़ा जो सोने का सिक्का था अकबर के समय वो था संसब या शहंशाह। संसब अथवा शहंशाह। और इसका जो मूल्य है 101 तोला के बराबर था। इसका मूल्य 101 तोला के बराबर था। तो सर्वाधिक प्रचलित जो सिक्का है वो तो है मुहर। मुगल काल में सबसे पहले सोने के सिक्के भी किसने जारी किए? अकबर ने जारी किए। सोने का सिक्का 169 ग्राम का था। तो जो मुहर था ये एक मुहर यानी 9 रुपए के मूल्य के बराबर है। एक मुहर 9 रुपए के मूल्य के बराबर है। इसी प्रकार इलाही, ये सोने का सिक्का, तो मोहर सोने का सिक्का, इलाही सोने का सिक्का, ये 10 रुपए के बराबर था, ये 9 रुपए के बराबर था। मुगल काल में अकबर के समय सबसे बड़ा जो सोने का सिक्का था वो क्या कहलाया? संसब अथवा शहंशाह। इसका मूल्य 101 तोला के बराबर था। इसका जो मूल्य है वो 101 तोला के बराबर था। इसी प्रकार अकबर के समय चांदी का एक सिक्का जारी हुआ, जलाली। ये चांदी का वर्गाकार अथवा चौकोर सिक्का था। दाम, तांबा का जो सिक्का जारी किया गया उसे क्या कहा गया? दाम कहा गया। तो अकबर के समय मोहर सर्वाधिक प्रचलित है, इलाही ये सोने का सिक्का है, संसब सबसे बड़ा सोने का सिक्का। सर्वाधिक प्रचलित तो कौन सा है? मोहर। और सबसे बड़ा सोने का सिक्का कौन सा है? संसब या शहंशाह। जलाली ये चांदी का वर्गाकार या चौकोर सिक्का था। दाम ये तांबे का सिक्का था। तांबे का सिक्का। दाम का जो आधा भाग है वो अधेला कहलाता था। दाम का चौथा भाग पावला कहलाता था और दाम का 8वां भाग क्या कहलाया? दमड़ी कहलाया। तो दाम तांबे का सिक्का था, अकबर के द्वारा जारी किया गया। जलाली चांदी का वर्गाकार सिक्का था। संसब सबसे बड़ा सिक्का है। इलाही ये सोने का सिक्का। और मुगल काल में सर्वाधिक प्रचलित जो सोने का सिक्का है, सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन सा है? मोहर। और ये एक मुहर 9 रुपए के बराबर होती थी और इसका वजन कितना था? 169। इसी प्रकार उसे 69 ग्राम है। दाम तांबे का सिक्का, दाम का आधा भाग अधेला कहलाया, चौथाई भाग पावला और 8वां भाग क्या कहलाया? दमड़ी। ये था अकबर। इसके बाद हम जहांगीर की बात करें। सर्वप्रथम शासक की आकृति वाले सिक्के, देखिए दोस्तों ध्यान रखना है, सर्वप्रथम आकृति युक्त सिक्के तो किसने चलाए थे? अकबर ने। सर्वप्रथम आकृति युक्त सिक्के किसने चलाए? अकबर ने। लेकिन सर्वप्रथम शासक की आकृति वाले सिक्के, दोनों में अंतर है। सर्वप्रथम शासक की आकृति वाले सिक्के जहांगीर ने चलाए, यानी इनके सिक्कों पर खुद की आकृति भी होती थी, नूरजहां की आकृति भी होती थी। जबकि सर्वप्रथम आकृति युक्त सिक्के अकबर ने चलाए थे। अकबर ने सिक्कों पर राम सिया की मूर्ति का अंकन करवाया, देवनागरी में राम सिया लिखवाया था। तो दोनों लाइनें अलग हैं। सर्वप्रथम शासक की आकृति वाले सिक्के जहांगीर ने जारी किए और इनके सिक्कों पर देखिए, एक तो राशि चक्र उसका व नूरजहां का अंकन देखने को मिलता है। यानी जहांगीर के सिक्कों पर 12 राशि चक्र
अंक उसका अंकन मिलता है, खुद का अंकन और नूरजा का अंकन। देखो जो सिक्के का जो मुख्य भाग है, मुख्य भाग पर जहांगीर शराब का प्याला पकड़े हुए है तथा पृष्ठ भाग पर नूरजा अर्ध घूंघट में है। यानी सर्वप्रथम शासक की आकृति युक्त सिक्के जहांगीर ने जारी किए और सर्वप्रथम आकृति युक्त सिक्के अकबर ने जारी किए थे। तो उसके सिक्कों पर राशि चक्र ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 राशि चक्र उसका व नूरजा का अंकन है। सिक्के के मुख्य भाग पर जहांगीर शराब का प्याला पकड़े हुए है, सिक्के के मुख्य भाग पर जहांगीर शराब का प्याला पकड़े हुए है, जबकि जो पृष्ठ भाग है उस पर नूरजा अर्ध घूंघट में अंकित है, नूरजा को अर्ध घूंघट में दिखाया गया है। इसी प्रकार सोने की इन्होंने एक मुहर चलाई थी जिस पर अकबर की आकृति बनी हुई है, यानी अपने राज्यारोहण के अवसर पर जहांगीर ने सोने की मुहर जारी की जिस पर किसकी आकृति है, अकबर की आकृति है। इसके समय एक प्रसिद्ध सिक्का जारी किया गया निसार, ये चांदी का सिक्का होता था। जहांगीर के समय एक प्रसिद्ध चांदी का सिक्का जारी किया गया निसार, और ये रुपए के चौथाई मूल्य के बराबर था, रुपए के चौथाई मूल्य के बराबर। सोने के सिक्के इसने जारी किए जिनके नाम है नूर अफगान, नूर अस्पा, खैर काबुल। जहांगीर के द्वारा जो सोने के सिक्के जारी किए गए नूर अफगान, नूर अस्पा, खैर काबुल, इनके द्वारा अन्य सिक्के और जारी किए गए नूर सुल्तानी, नूर मिहर, नूर दौलत और नूर करम। तो दोस्तों लगभग आपको ध्यान रखना है जहां नूर शब्द आए वो सिक्का किसका होगा, जहांगीर का। जहां लगभग अपन एक अनुमान लगा सकते हैं कि जहां नूर शब्द आए वो सिक्का किसका होगा, जहांगीर का। शाहजहां के समय देखिए, शाहजहां ने तांबे का आना जारी किया था, शाहजहां ने अपने शासनकाल में तांबे का आना जारी किया, यानी ये आना दाम व रुपयों के बीच का भाग था, दाम व रुपए के बीच का जो भाग था वो क्या कहलाया, आना। और एक आना 16 रुपए के बराबर था, एक आना 16 रुपए के बराबर था। औरंगजेब के समय सर्वाधिक टकसालें थी, मैंने पहले ही बताया था आपको सर्वाधिक टकसाल किसके समय थी, औरंगजेब के समय, लेकिन इसने सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया था। औरंगजेब ने अपने सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया। गुजरात में महमूदी और मालवा में मुजफ्फर शाही सिक्के प्रचलित थे। गुजरात में महमूदी, मालवा में मुजफ्फर शाही सिक्के प्रचलित थे। और तटीय इलाकों में कोड़ियों का प्रयोग होता था, तटीय इलाकों में कोड़ियों का प्रयोग किया जाता था। एक बार पुनः देखिए, अकबर मुगल काल में सर्वाधिक प्रचलित सिक्का मुहर था, सोने का सिक्का था। इलाही, ये भी सोने का सिक्का है, ये 10 रुपए के बराबर होता था, ये 9 रुपए के बराबर। मुहर 9 रुपए के बराबर और इलाही 10 रुपए के बराबर। संसब या शहनशाह, अकबर के शासनकाल में प्रचलित सबसे बड़ा सोने का सिक्का। सर्वाधिक प्रचलित कौन सा है, मुहर, और सबसे बड़ा कौन सा है, संसब या शहनशाह। जलाली, ये चांदी का वर्गाकार, देखो इधर जलाली है चांदी का और इधर निसार है चांदी का, ध्यान रखना इनमें है। अकबर ने चांदी का जो सिक्का जारी किया वो जलाली कहलाया, और जो चौकोर या वर्गाकार था। इसी प्रकार इसने तांबे का दाम नामक सिक्का प्रचलित किया था, तांबे का दाम नामक सिक्का प्रचलित किया। दाम का जो आधा भाग है वो अधेला, चौथाई भाग पावला और 8वां भाग क्या कहलाता था, दमड़ी कहलाता था। जहांगीर सर्वप्रथम शासक की आकृति वाले सिक्के जारी किए, जबकि सर्वप्रथम आकृति युक्त सिक्के किसने जारी किए थे, अकबर ने। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको यहीं पे याद हो जाए। सबसे पहले आकृति वाले सिक्के अकबर ने, सर्वप्रथम शासक की आकृति वाले सिक्के जहांगीर ने जारी किए थे। राशि चक्र, इनके सिक्कों पर राशि चक्र, जहांगीर व नूरजा का अंकन मिलता है। 12 राशि चक्र खुद का और नूरजा का अंकन है। मुख्य भाग पर, यानी जहांगीर के सिक्के के मुख्य भाग पर जहांगीर शराब का प्याला हाथ में लिए हुए है तथा पृष्ठ भाग पर नूरजा अर्ध घूंघट में है। सोने की मुहर, यानी अपने राज्यारोहण के अवसर पर इसने सोने की मुहर चलाई जिस पर अकबर की आकृति अंकित है। निसार, वहाँ देखिए जलाली है। अकबर के समय चांदी का सिक्का क्या कहलाता था, जलाली। जहांगीर के समय चांदी का सिक्का क्या कहलाया, निसार, और ये रुपए के चौथाई मूल्य के बराबर होता था। सोने के सिक्के, जहांगीर के समय कुछ सोने के सिक्के जारी हुए, नूर अफगान, नूर अस्पा, खैर काबुल, नूर अफगान, नूर अस्पा और खैर काबुल। इसी प्रकार अन्य सिक्के जारी किए गए इसके द्वारा, नूर सुल्तानी, नूर मिहर, नूर दौलत और नूर करम। तो जहांगीर के समय सबसे पहले शासक की आकृति वाले सिक्के जारी किए गए थे। 12 राशि चक्रों का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है, जहांगीर के सिक्कों पर। रुपया नामक सिक्का किसने चलाया, शेर शाह ने चलाया था। रुपया नामक सिक्का किसकी देन है, शेर शाह की। राम व
व सिया का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? अकबर के सिक्कों पर। देवनागरी में राम व सिया किसने लिखवाया? अकबर ने लिखवाया। मुगल काल में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया? अकबर ने जारी किया। मुगल काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध या प्रचलित सिक्का कौन सा था? मुहर। मुगल काल में अकबर के समय सबसे ज़्यादा वजनदार सिक्का कौन सा था? संसब या शहनशाह। इसके बाद शाहजहां, इसने तांबे का आना जारी किया, जो दाम व रुपये के बीच का भाग था। दाम और रुपये के बीच का भाग आना जारी किया। एक आना 16 रुपये के बराबर था। एक आना 16 रुपये के बराबर। औरंगजेब, सर्वाधिक टकसालें औरंगजेब के समय थी। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया। इसके बाद गुजरात में कौन से सिक्के चलते थे? महमूदी और मालवा में मुजफ्फरशाही। गुजरात में महमूदी और मालवा में मुजफ्फरशाही, जबकि तटीय इलाकों में कोड़ियों का प्रयोग किया जाता था। तटीय इलाकों में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता था? कोड़ियों का। तो दोस्तों ये था मुगलकालीन अर्थव्यवस्था। तो देखिए दोस्तों, मुगलकालीन प्रशासन में हमने केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय सरकार, परगना, इसी प्रकार ग्रामीण सैन्य व्यवस्था का अध्ययन कर लिया है। हमने मुगल राजत्व का अध्ययन कर लिया है, मुगल स्वरूप का अध्ययन किया है, मनसबदारी प्रणाली का अध्ययन कर लिया। इसी प्रकार मुगल काल में शासक वर्ग थे, जमींदार, अमीर और जागीरदार वर्ग थे। जागीरदारी संकट क्या था, इन सभी का हमने यानी एक तरीके से विस्तृत रूप से अध्ययन करने का प्रयास किया है। इसके बाद हमने मुगलकालीन अर्थव्यवस्था में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हुआ करते थे, जो भी मुगल काल से प्रसिद्ध महत्वपूर्ण पार्ट है, उन सभी का हमने अध्ययन कर लिया है। इसके बाद अगला जो पार्ट होगा, अंतिम जो पार्ट होगा आपका, यानी मुगलकालीन अर्थव्यवस्था आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मुगल काल से संबंधित अंतिम पार्ट लेंगे हम यहाँ की कला और संस्कृति। कला और संस्कृति में मुख्य रूप से सबसे पहले हम बात कर देंगे, कल हम बात करते हैं मुगलकालीन स्थापत्य कला, उसके बाद चित्रकला और उसके बाद संगीत कला और मुगलकालीन साहित्य। स्थापत्य कला, चित्रकला, साहित्य और संगीत, इन सभी का हम इसी प्रकार डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप निरंतर वीडियो देखते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।